हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीआर कॉमर्स क्लासेस बाय नितेश तानवानी सर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट बी ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं। टू डू लिस्ट, फिडूस, F for foreign trade, I for industrial sector, I for infrastructure, D for demographic profile, occupational structure, O for overall features of Indian economy on the eve of independence, S for state of agricultural sector। ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फोकस ऑफ द चैप्टर फोकसेस ऑन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द वे इट सफर्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ आए थे और कैसे उन्होंने पूरा हमारा इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, industry and trade and the way these sectors were exploited under the British rule. Due to this exploitation, Indian economy become both backward and stagnant। कैसे इनकी पॉलिसीज ने, ब्रिटिश की पॉलिसीज ने इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड को एक्सप्लॉइट किया, खराब किया, और इनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट हो गई। बैकवर्ड और स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब जिसमें जहां एकदम ही ग्रोथ ना हो या एकदम ना के बराबर ग्रोथ हो, ऐसी इकोनॉमी उन्होंने बना दिया था। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड को पूरी तरह से खराब कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, एक्सप्लॉइट कर दिया था। डेमोक्रेटिक प्रोफाइल ऑफ कंट्री विटनेस्ड 1921 एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1921 से पहले इंडिया में जितने पॉपुलेशन बच्चे पैदा हो रहे थे, उससे उतने ही डेथ रेट भी थे, उतने मर भी रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे पॉपुलेशन में राइज नहीं हो रहा था, स्टेबल बनी हुई थी। लेकिन 1921 के बाद कुछ फैसिलिटीज में चेंज हुआ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में कंसिस्टेंट राइज धीरे धीरे आने लगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी। ह्यूज डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर वाज द अंडर करेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में ह्यूज डिपेंडेंस था, प्राइमरी सेक्टर में, स्पेशली एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंटिन्यू टू बी वीकलिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं था। दो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन 1850 वाज अ नोटेबल ब्रेक थ्रू, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माना जाता है। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन कुछ कुछ डेवलपमेंट उन्होंने किए जो कि अच्छे में माने जाते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850 में उन्होंने किया था। ये डेट्स याद करते चलना है आपको। Origin of British rule in India. The foundation of British Empire was laid by Battle of Plassey, fought in 1757। बैटल ऑफ प्लासी याद रखना है, 1757 में हुआ था, बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, 1757 में हुआ था। पहले ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए, उन्होंने चलाया भी, लेकिन बाद में जब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में वॉर हुआ, जिसको बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, जो कि 1757 में हुआ। उसके रिवॉल्यूशन के बाद, आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1757, द रूल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। इस रिवॉल्यूशन के बाद जो इंडियंस ने रिवॉल्यूशन किया था, उनको ब्रिटिश को ये चीज नहीं अच्छी लगी, जिसकी वजह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ कन्वर्ट हो गया। यानी पहले वो कंपनी खोलने आए थे, बाद में उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया पूरी कंट्री पे, धीरे धीरे करने लगे वो, ब्रिटिश क्राउन की तरफ वो कन्वर्ट हुए। हालांकि ये उनका पहले से ही पर्पस था कि ब्रिटिश इंडिया पे कंट्रोल करना है, लेकिन उन्होंने उसके कंपनी स्टैब्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कब्जा स्टार्ट किया था। Overall features of Indian economy on the eve of independence. The main goal of British rule in India was to transform our economy into a supplier of raw material and a market for the sale of British manufactured good। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करने का जरिया बनाया था। यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में, ब्रिटेन की फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते थे और फिर इंडिया में ला करके उसी
उसी चीजों को सेल करते थे। उन्होंने इंडियन मार्केट को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था और मार्केट फॉर द सेल ऑफ देयर गुड्स, ब्रिटिश गुड्स। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने फीडर इकोनॉमी बना दिया था, जो उनको फीड करती थी रॉ मटेरियल से। बिफोर द एडवेंट मीन्स अराइवल ऑफ ब्रिटिश, इंडिया कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी? हम इसको याद कर सकते हैं पाओ से, PAW। P फॉर प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, A फॉर एग्रेरियन इकोनॉमी, W से वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश के आने से पहले हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी। ब्रिटिश, प्रायर टू ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वाज सेल्फ कंटेन्ड, कल्टीवेटर्स वर द ओनर ऑफ द लैंड। वेल नोन इंडस्ट्रीज, इंडिया एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर सेल्फ कंटेन था, वो खुद ही करते थे, किसके अंडर में नहीं करते थे। कल्टीवेटर्स वर द ओनर ऑफ द लैंड, कल्टीवेटर्स खुद ही ओनर ऑफ द लैंड हुआ करते थे। well-known handicraft industries, industries were famous for handicraft. Our exports enjoyed a global reputation. In India के exports, goods export हुआ करते थे, एक global reputation मिला हुआ था इंडिया को exports में। famous for silk, cotton, metals and other precious stones etc. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ? अभी तो हमने पढ़ा कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया कैसा था, अब ब्रिटिश के समय इंडिया कैसा था। इन्होंने स्टेगनेंट इकोनॉमी बना दिया था। स्टेगनेंट मीन स्लो एंड नो ग्रोथ ऑफ इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल इनकम। कभी भी उन्होंने नेशनल इनकम निकालने की कोशिश भी नहीं किया। न नेशनल इनकम निकालने की कोशिश किया ब्रिटिश ने, और ना ही पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश किया। हाउएवर दादा भाई नेरोजी जो थे, विलियम डिग्बी थे, फिनलैंड श्रीराज थे, VKRV राव थे, RC देसाई वर सम ऑफ द इंडिविजुअल्स हु अटेम्प्टेड टू डू इट, बट रिजल्ट वाज कॉन्फ्लिक्टिंग। इन लोगों ने कोशिश तो किया, लेकिन इनका रिजल्ट बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था। लेकिन डॉक्टर VKRV राव जी जो थे, उनका रिजल्ट कुछ हद, काफी हद तक सही था। तो इनका ही रिजल्ट को एस्टिमेट इकोनॉमिस्ट के तौर पे एक्यूरेट माना गया। बैकवर्ड इकोनॉमी मींस लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो इंडिया का था उस समय काफी लो हो गया था। 1947 और 1948 में इंडिया जब आजाद हो रहा था, पर कैपिटा इनकम केवल 230 रुपए थी, 230 रुपीज। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, जबकि इतना एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन का डिपेंडेंट होने के बावजूद भी जीडीपी में सिर्फ 50% का ही ग्रोथ था, कंट्रीब्यूशन था। ब्लीक इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री को पूरी तरह से खराब कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया। क्यों डिस्ट्रॉय किया? ताकि इंडिया की इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाए और ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से लोग गुड्स को परचेज करें। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्टेड गुड्स पे डिपेंडेंट बना दिया गया था, ताकि इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ ब्रिटेन से आए हुए गुड्स को ही परचेज करे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस। ज्यादातर लोग विलेजेस में ही उस समय रहा करते थे। इन 1948 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया मतलब सिटी एरियाज में, एंड 86% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरिया यानी विलेज एरियाज में। इंडियन इकोनॉमी को इम्प्यूटेड इकोनॉमी उन्होंने बना दिया था। इम्प्यूटेड मींस डिवाइडेड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से डिवाइडेड थी उस समय। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। फेडरलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है, और लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस, जिसकी वजह से बैकवर्डनेस आता है। तो ये सारी चीजें थी ड्यूरिंग और आफ्टर ब्रिटिश रूल, जो इंडियन की इकोनॉमी की कंडीशन थी। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर वो कैसे इन्होंने बर्बाद किया, हम इसके बारे में बात करते हैं। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हो गया था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता था। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैंड सेटलमेंट सिस्टम वो लोग लेकर के आए थे, जिसमें ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लैंड से टैक्सेस वसूल करने थे, जिसको लगान कहते थे। लगान वसूलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कल्टीवेटर्स और फार्मर्स से कांटेक्ट नहीं करती थी। उन्होंने बीच में एक मीडिएटर्स रखे थे, जिसको जमींदार कहते हैं। जमींदार का काम होता था कि फार्मर्स और कल्टीवेटर्स से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना, दे देना। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 रुपए का टैक्स कहती थी, तो ये जमींदार फार्मर्स और कल्टीवेटर से 10 रुपए 8 रुपए ऐसे लेते थे बढ़ा के। बाकी जो एक्स्ट्रा पेमेंट होता था ये अपने पास रखते थे, और जो 2 रुपए या जितने भी रुपए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा देते, ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कहती थी। क्यों नहीं कहती थी? क्योंकि उनका काम चलता था, ये लोग मीडिएटर्स थे, काम करते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि इनको फोर्स करके इंडिगो और कॉटन ग्रो करवाया जा रहा था, वीट और राइस वगैरह नहीं ग्रो करने, कॉमर्शियलाइज्ड गुड्स को ही सिर्फ एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम था, ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट कर रही थी, ना ही जो जमींदार थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा था एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो थी। ये तो मेन पॉइंट्स थे चार जो हम लिख सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्रीकल्चर के साथ क्या हुआ था, कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, तो हम ये पॉइंट्स लिखेंगे। उसके अलावा भी लिख सकते हैं गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टाइलर ऑफ द सॉइल, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, सबसिस्टेंस आउटलुक। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डी अर्बनाइजेशन कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया, बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। डीके ने हैंडीक्राफ्ट कैसे उन्होंने किया, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो भी थे जब वो फॉरेन में जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे, उन्होंने इस पे ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से इंडिया के गुड्स बाहर जा नहीं पा रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज यहाँ की खराब होने डिस्टर्ब होने लगी। कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स, वो अपने ब्रिटेन से मशीनों में बनाए हुए गुड्स इंडिया लेकर के आते थे और सेल करते थे, जिस वजह से इंडिया में कंपटीशन हो गया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के बीच में और मशीन मेड गुड्स के बीच में। हैंडीक्राफ्ट में वो फाइन क्वालिटी नहीं थी जो मशीन मेड गुड्स में थी, और में बने हुए गुड्स थोड़े सस्ते भी हुआ करते थे क्योंकि वो बल्क में बनते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो थे वो थोड़े महंगे थे, जिस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन खुद ब्रिटेन गुड्स पे शिफ्ट हो गई, इंपोर्ट ऑफ ब्रिटेन गुड्स बढ़ गया, और यही वो चाहते थे। इस तरह से उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी उन्होंने लगाया, उन्होंने इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम द ब्रिटिश, इंपोर्ट ऑफ जो गुड्स ब्रिटेन से इंडिया आता था सेल होने के लिए उसको ड्यूटी फ्री रखा था, और जो गुड्स इंडिया से बाहर सेल होने के लिए जाता था, एक्सपोर्ट होता था, उस पर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दी थी। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, वो चाहते थे इंडिया की इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एडवर्स इफेक्ट इन डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब इंडिया में डिक्लाइन होने लगी उसका असर क्या हुआ, उसका असर हुआ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी लोग डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिश गुड्स पे, इंपोर्ट, तो इसीलिए इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था फिनिश्ड गुड्स का। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में बहुत कम थी। रोल अनलिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का रोल अनलिमिटेड कर दिया गया था। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, हम जानते हैं इंडिया का पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन बांग्लादेश पाकिस्तान, तो उसका असर क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। फर्स्ट असर जो था, इफेक्ट जो था वो था शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हमें बांग्लादेश पाकिस्तान से मिलते थे हमारे इंडिया की फैक्ट्रीज के लिए, वो रॉ मटेरियल पार्टीशन के बाद आना बंद हो गया, जिसकी वजह से इंडिया की फैक्ट्रियों भी बंद हो गए, उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया। तो शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड जो यहाँ पे ग्रो होते थे इन एरियाज में, चाहे पाकिस्तान में चाहे बांग्लादेश में, वो भी आना बंद हो गया था, फूड ग्रेन की भी शॉर्टेज हो गई। लॉस ऑफ मार्केट, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स मार्केट्स में बिकते थे इन पार्टीशंस के बाद वो मार्केट्स भी कट गए, इंडिया से अलग हो गए। फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दिया गया था, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट ब्रिटेन जाता था इसलिए बढ़ा दिया गया था। इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स को बढ़ा दिया गया था, ब्रिटेन के जो फिनिश्ड गुड्स थे वो इंडिया में के सेल होते थे उसको बढ़ाया गया था। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल हो गया था इंडियन फॉरेन ट्रेड का पूरे इकोनॉमी पे, जिस वजह से ब्रिटिशर्स पूरा एंजॉय कर रहे थे। और पहले तो ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए अफ्रीका से होते हुए आना पड़ता था, लेकिन उन्होंने बीच में शॉर्टकट एक रास्ता निकाला डायरेक्ट ब्रिटेन से इंडिया की तरफ, सूज कैनाल के थ्रू। सूज कैनाल एक आर्टिफिशियल बनाया गया है, मैन मेड है, जिसकी ओपनिंग 1869 में हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, सूज कैनाल की ओपनिंग 1869 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सरप्लस ट्रेड बिटवीन बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश, सरप्लस ट्रेड होता था लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ ब्रिटिश को मिलता था और किसी को नहीं। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इन्होंने लाया था, जिसका मकसद था इंपोर्ट पे मतलब नो टैक्स ऑन इंपोर्ट, नो ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, बट एक्सपोर्ट पे बहुत हैवी ड्यूटी लगा रहे थे। ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये वही टॉपिक्स हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें तो हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट भी था। इन्फेंट मोर्टेलिटी, छोटे बच्चे जो 1 साल से छोटे होते हैं उनकी डेथ ज्यादा होती, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जनरली जो वो लाइफ होती है एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन की, वो बहुत कम थी लाइफ। लो लिटरेसी रेट था, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज था। यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद करने, 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो आया था वो 1881 में आया था, इसको याद कर लें। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में आया था। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो उस समय था वो, उसमें प्राइमरी सेक्टर 72% था, सेकेंडरी सेक्टर 10.1%, टर्शियरी सेक्टर 17.2%। ये डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था 1850s में। पोर्ट्स दिया उन्होंने, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट दिया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स दिया, मींस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दिया, रोड्स दिया ब्रिटिशर्स ने हमें। व्हाट वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो था। उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन दिया, कमर्शियल आउटलुक, यानी कि किसान खुद से फूड ग्रेन्स ग्रो करना सीख गए और अच्छी तरीके से ग्रो करना सीख गए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुआ, बहुत सारा रोड रेलवे वगैरह। चेक इन फेमाइन, रोड और रेलवे चेक इन फेमाइन मीन्स फेमाइंस जहां भी होते थे तो वहां पे इजीली उन एरियाज तक फूड ग्रेन्स को रोड के थ्रू, रेलवेज के थ्रू फूड ग्रेन्स को पहुंचाया जाता था। इस वजह से फेमाइन का बहुत ज्यादा असर नहीं होता था। शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज, करेंसी का इंट्रोडक्शन और मनी का इंट्रोडक्शन होने के बाद मॉनेटरी एक्सचेंज में शिफ्ट हुआ। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप उन्होंने दिया, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही ब्रिटिश ने दिया। तो ये सारी चीजें थी जो पॉजिटिव चीजें थी जो ब्रिटिश हमको देके गए। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। चैप्टर यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ याद कर लीजिए आप। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 में, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो आया था वो था 1881 में, स्यूज कैनाल की ओपनिंग 1869 में, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया 1850 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1948 में आया था। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो था 30 अप्रैल 1956 में आया था। प्लानिंग कमीशन, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 में सेटअप हुआ था और ये डिसॉल्व भी हो गया 2012 में, 2012 में। और उसकी जगह पे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे अब आ गया नीति आयोग। आप सबने सुना होगा इसके बारे में। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स देते थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो थे वो 1951 में दिया था और आखिरी जो 5 ईयर प्लान था वो 2012 में था। और प्लानिंग कमीशन को 2014 में डिसॉल्व कर दिया गया था और उसकी जगह पे 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो 1950s में था। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस and for like MCQ case study, just watch my next video, part B of this chapter. Thank you.